नेक्स्ट जो हम देखने लगे हैं दैट इज़ अबाउट द ट्यूमर्स ऑफ आईलेड, मतलब कि आपके आईलेड्स के ऊपर जो पेशेंट होगा उसके आईलेड्स के ऊपर क्या होगा, ट्यूमर्स डेवलप हो जाएंगे। ठीक है, कोई मैसेज डेवलप हो जाएंगे जिसकी वजह से हमने देखा था कि मैकेनिकल टोसिस हो सकता है, या आपको एक और बात भी मैंने बताई थी कि डीडीज़ जो मैंने बताए थे क्लेजियन के, कि आपको लग सकता है कि ये क्लेजियन नहीं है बल्कि आपका ट्यूमर है। तो इसके साथ आप कंफ्यूज कर सकते हैं। तो दोनों केसेस में क्या होता है कि ट्यूमर्स मैं आपको बताने लगी हूँ कि बिनाइन भी हो सकते हैं, मैलिग्नेंट भी हो सकते हैं। बिनाइन आपके कुछ लिखे हुए हैं, इनको आपने जस्ट रीड करना है। दूसरे आपके पास जो आते हैं ना मैलिग्नेंट ट्यूमर्स, जिसमें आपके बेजल सेल कार्सिनोमा और स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है, ये इंपॉर्टेंट है, तो इनको ही हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले हमारे पास जो आता है दैट इज़ बेजल सेल कार्सिनोमा। तो इसके बारे में जो आपने बात याद रखनी है कि ये सबसे ज़्यादा बूढ़े लोगों में होता है, और जितनी भी मैलिग्नेंसीज होती हैं आईलिड्स की, उसमें 90% केसेस में जो पेशेंट होता है उसको यही होता है, बेजल सेल कार्सिनोमा होता है। अब जी पहले ये छोटा सा होता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता स्लोली ग्रो करता रहता है, फिर वहाँ पे इन्वेड भी कर सकता है। ठीक है, लेकिन लोकली इन्वेड करता है, मैलिग्नेंट होता है लेकिन इतना ज़्यादा मेटास्टाइज नहीं करता। ठीक है, मेटास्टेसिस जो होती है इसकी वो नहीं होती, इसकी लोकली इन्वेजन होती है, जस्ट आईलिड के ऊपर थोड़ा थोड़ा करके आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करता रहता है। और ऑब्वियसली ये जो ट्यूमर है कहाँ से आएगा, आपकी जो एपिडर्मिस होती है ना, स्किन की एपिडर्मिस होती है, उसकी जो बेसल लेयर होती है ना, वहाँ पे ये सेल्स जो हैं वो ट्यूमर की तरफ प्रोग्रेस करते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करेगा, और स्लोली ग्रोइंग ट्यूमर है, लोकली इन्वेसिव होता है, और बेसल लेयर ऑफ एपिडर्मिस को इन्वॉल्व करता है। अब इसके रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं, मैंने बताया कि बुढ़ापे में इंक्रीजिंग एज के साथ साथ ये ट्यूमर्स डेवलप हो सकते हैं। और जो बहुत ही वाइट लोग होते हैं, स्फेयर स्किन पीपल होते हैं, सफ़ेद मतलब उनकी स्किन होती है, उसके अंदर उनको जब सनलाइट एक्सपोजर होता है ना, मतलब उनके ऊपर सनलाइट में जाते हैं, उनके अंदर ये ज़्यादा होता है, मतलब कि जो फेयर स्किन लोग होते हैं। इसके अलावा क्यूटेनियस डिसीज, ज़ीरोडर्मा पिग्मेंटोसा जिनके अंदर पहले से हो, बेसल सेल नेवस पहले से हो, ठीक है, इन लोगों के अंदर रिस्क फैक्टर्स हैं, इंपॉर्टेंट हैं, पूछा जाता है। इन लोगों के अंदर कॉमन है बेसल सेल कार्सिनोमा, तो आपको पता होना चाहिए। बूढ़े लोगों के अंदर इंक्रीजिंग एज के साथ साथ बढ़ जाता है। जो फेयर स्किन लोग होते हैं उनके स्किन के ऊपर जो है क्या होता है कि ये ट्यूमर ज़्यादा ग्रो करता है, ठीक है, सनलाइट एक्सपोजर की वजह से। और इसी से आपने याद कर लेना ज़ीरोडर्मा पिग्मेंटोसा, और फेयर स्किन लोग हैं ना तो उनके अंदर ये ज़्यादा कॉमन होगा। इसके अलावा हमारे पास बेसल सेल नेवस जिनके अंदर होता है पहले से, उनके अंदर होगा। इसके अलावा फिर हमारे आ जाती है क्लिनिकल टाइप्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी। अब क्लिनिकल टाइप्स होती है, ये भी आपका यूक्यू है। इसमें क्या है, नोड्यूलर हो सकता है, नोड्यूलो अल्सरेटिव हो सकता है, या आपका जो है स्क्लेरोजिंग हो सकता है, जिसको आप मॉर्फेरोफॉर्म भी कहते हो, मॉर्फियोफॉर्म। अब सबसे पहले जो आपका नोड्यूलर होता है ना, इसके नाम से आपको पता चल रहा है जस्ट एक नोड्यूल होगा, मोस्ट कॉमन टाइप है इसकी। ठीक है, और आपके पास जस्ट एक नोड्यूल होगा और उसके ऊपर थोड़ी सी वेजल्स होंगी, ब्लड वेजल्स। लेकिन अगर वो अल्सरेट कर जाता है तो उसको आप कहते हैं नोड्यूलो अल्सरेटिव। इसको आप रोडेंट अल्सर भी कहते हो, कि होता वो नोड्यूलर लेजन ही होती है, लेकिन उसका सेंटर से क्या होता है, अल्सरेशन स्टार्ट हो जाती है, और उसकी जो एजेस होती हैं ना वो रेज्ड और रोल हुई होती हैं। तो ये आपका क्लिनिकल पूछा, मतलब ये इस तरह से आता है सिनेरियो में कि रेज्ड रोल्ड एजेस, मतलब उसकी एजेस जो हैं वो रेज्ड हैं, रोल्ड हुई हुई हैं। तो बताएं जी क्या हुआ हुआ है, ये कौन सा ट्यूमर होगा। ठीक है, और उसके अंदर ब्लड वेसल्स होंगी ओवर द लेटरल मार्जिन्स। तो ये आपको फिगर 5.36 में बहुत अच्छा दिखाया दे रहा है कि नोड्यूलो अल्सरेटिव है, नोड्यूल बना हुआ है, दरमियान से अल्सर हुआ हुआ है, बना हुआ है। इर्द गिर्द वाली जो एजेस हैं वो आपकी रेज्ड हैं, और रेज्ड होने के साथ साथ क्या हैं, आपकी रोल हुई हुई हैं, और अंदर जो है आपको थोड़ी थोड़ी ब्लड वेसल्स रेड नज़र आ, क्योंकि अंदर ब्लड वेसल्स हैं। अब जो आगे पर आपके पास स्क्लेरोजिंग है ना, इसके नाम से आपको पता चल रहा है कि ये थोड़ा सा ना थिक एंड सा हो जाएगा, मतलब कि इसमें प्लेग फॉर्मेशन हो जाएगी। अब देखें क्या होता है, एक मैंने आपको बताया नोड्यूलर है, एक है नोड्यूलो अल्सरेटिव। ये जो होता है ना, ये हमारे पास जो स्क्लेरोजिंग होता है ये बिल्कुल फ्लैट होता है, प्लेग लाइक होता है, और इनफिल्ट्रेशन की वजह से ना ये बिल्कुल फ्लैट हो जाता है। ये इतना कॉमन नहीं है, कॉमन मैंने आपको बताया नोड्यूलर होता है, ये इतना कॉमन नहीं होता, लेकिन अगर ये हो जाए
तो ये ज़्यादा ख़तरनाक होता है, एग्रेसिव होता है। उसके बाद जी हम इनको ट्यूमर्स को रिमूव कैसे करेंगे, तो ऑब्वियसली हम इसके लिए ट्रीटमेंट जो है वो क्या चूज़ करेंगे, सर्जरी करेंगे। वो जो हमारे पास ट्यूमर बना हुआ है नोड्यूलो अल्सरेटिव, या वो जो स्क्लेरोजिंग जस्ट एक प्लेग बना हुआ है, उसको हम सर्जिकली रिमूव कर देंगे। और आपने ये बात याद रखनी है, जैसे आप ट्यूमर रिमूव करते हो उसके साथ थोड़ा सा जो नॉर्मल टिश्यू होता है ना 2 to 4 मिलीमीटर्स, उसको भी आपने साथ रिमूव करना होता है ताकि कम्प्लीटली हमारा ट्यूमर रिमूव हो जाए। साथ में दूसरा आप कर सकते हो क्रायोथेरेपी, जो मैंने आपको बताया था। जब हमने देखा था ना वो जो मिस डायरेक्शन हुई थी आई लैशेस की ट्रेकियासिस में, तो उसमें भी क्रायोथेरेपी मैंने आपको बताया था कि उनको करते हैं। तो यहाँ पे भी आप क्रायोथेरेपी जो फ्रीज़ करते हो ना, उससे आप ट्यूमर को रिमूव कर सकते हो। इसके अलावा ट्यूमर को रिमूव करने के लिए आप रेडिएशन यूज़ कर सकते हो, रेडिएशन थेरेपी कर सकते हो। जब वो कहे कि नहीं जी मैंने तो नहीं सर्जरी करवानी, मुझे डर लगता है, तो उसको आप रेडिएशंस के थ्रू रिमूव कर दो। इसके अलावा लेज़र माइक्रो सर्जरी, इसमें ऑब्वियसली कोई लेज़र यूज़ होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का लेज़र यूज़ होता है, ठीक है। वो एज अ नाइफ़ यूज़ होता है, वो लेज़र ऐसे मारते हैं छुरी की तरह और वो ख़त्म हो जाता है। छोटी सी सर्जरी होती है लेज़र की। फिर हमारे पास कीमोथेरेपी हो सकता है। यह कि अगर रिकरेंट हो रहा है, बार बार वो डेवलप होता जा रहा है, तो हम क्या करते हैं कि उसको कीमोथेरेपी के थ्रू ट्रीट करते हैं, क्योंकि कैंसर है ना। तो इसके अलावा टॉपिकल इम्यूक्यूमेट जो है क्रीम हम देते हैं 5%। ये क्या करती है, ये क्रीम जो है ना मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट करवाती है, और वो क्या करते हैं फिर अपने साइटोटॉक्सिक इफेक्ट्स के थ्रू जो है ना ट्यूमर को रिमूव ख़त्म करते हैं। तो ट्रीटमेंट में हमने क्या किया, सर्जरी कर सकते हैं, क्रायोथेरेपी कर सकते हैं। अगर पेशेंट नहीं सर्जरी करवाना चाहता उसकी रेडिएशन करवा दो या लेज़र के थ्रू उसको रिमूव करवा दो, और साथ साथ अगर वो बार बार तो जाए तो कीमोथेरेपी कर दो पेशेंट की, और साथ में क्रीम लगवा दो। इमिक्विमोड क्रीम 5% क्रीम है आपके पास, वो आप लगा दो, तो ये आपका ट्रीटमेंट हो जाता है। ये ट्रीटमेंट भी आपका इंपॉर्टेंट है। तो आपको डायग्नोसिस करना आना चाहिए बेसल सेल कार्सिनोमा का, जो मैंने आपको बताया है कि इसकी रेज्ड रोल्ड एजेस, ठीक है, इससे आप इसको डायग्नोज करते हो। और भी कुछ चीज़ें होती हैं, रिस्क फैक्टर्स आपको आने चाहिए, क्लिनिकल टाइप्स इसकी आनी चाहिए, ट्रीटमेंट आना चाहिए। उसके बाद हमारे पास स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है। अब ये जो है ना सेकेंड मोस्ट कॉमन है। तो इससे आप याद करो कि प्रॉफ में सबसे टॉप पे अगर आपके पास कैंसर में से कोई डाल सकते हैं ट्यूमर्स में, तो वो आपका सबसे पहले बेसल डालेंगे। लेकिन अगर उनका नहीं दिल करा तो आपका सेकंड नंबर पे स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा डालेंगे। तो ये है भी सेकंड मोस्ट कॉमन आई मैलिग्नेंसी आफ्टर बेसल सेल कार्सिनोमा। इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, इंक्रीजिंग एज, जो हमने पीछे भी पढ़ा कि बेसल सेल कार्सिनोमा में भी इंक्रीजिंग एज की वजह से वाइट स्किन, यहाँ पे भी वाइट स्किन की वजह से कैंसर डेवलप हो सकता है। एक्सरेज को, इसके अलावा जीरो डर्मा पिगमेंटोसिस, ऑलमोस्ट सेम रिस्क फैक्टर्स हैं इसके। इम्यून सप्रेशन इज़ अ डिफरेंट वन, कि इसमें इम्यून सप्रेशन की वजह से भी ये कैंसर डेवलप हो सकता है। तो ये इसके रिस्क फैक्टर्स हैं, तो आपने याद रखने हैं, इसके रिस्क फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं। क्लिनिकल डिजीज़, इसमें भी हमारे पास उसी तरह टाइप्स होती हैं, नोड्यूलर हो सकता है, अल्सरेटिव हो सकता है, या बाउंस डिजीज़ हो सकती है। बाउंस डिजीज़ में क्या होता है, उसी तरह प्लेग बनेगा। वहाँ पे जो प्लेग बन रहा था उसको हमने क्या नाम दे दिया था कि सेक्लोराइटिंग था। यहाँ पे हमारे पास क्या है, सेक्लोरोजिंग। और यहाँ पे क्या है, ये बाउंस डिजीज़, हम उसको अलग सा नाम दे देते हैं, होता वही उसी तरह प्लेग फॉर्मेशन है। नोड्यूलर टाइप है, यहाँ पे नोड्यूल बन जाएगा। अब देखें यहाँ पे जो ड्यूल बनेगा ना वो उससे थोड़ा सा डिफरेंट होगा। वहाँ पे हमें रेज रोल एजेस मिल रहे थे, ब्लड वेसल्स मिल रही थी, नोड्यूल बना हुआ था, दरम्यान में अल्सरेशन हुई थी। यहाँ पे देखें क्योंकि ये स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है ना, तो यहाँ पे स्किन का मेन इन्वॉल्वमेंट होगी। स्क्वेमस सेल मतलब इसमें केराटिन की इन्वॉल्वमेंट होगी। तो यहाँ पे जो नोड्यूल बनेगा दैट विल बी हाइपर केराटोटिक। इसके अलावा हमारे पास अल्सरेटिव फॉर्म हो सकती है, जिसमें क्या होता है, रेड बेस होती है, शार्पली डिफाइंड जो है ना बॉर्डर होता है। इधर आपको देखें 5.37 में फिगर दिखाई हुई है, बेसल सेल कार्सिनोमा की अल्सरेटिव टाइप है, और इसमें सेंटर में बिल्कुल अल्सरेशन हुई हुई है, और साइड्स पे बॉर्डर देखें शार्प इंड्यूरेटेड बॉर्डर है। तो ये डिफरेंस आपको समझ आ गया होगा। अब जो हमने देखा था बेसल सेल कार्सिनोमा का डिफरेंस इससे समझ आया कि बेसल सेल कार्सिनोमा में रेज्ड रोल्ड एजेस थी, यहाँ पे जो एजेस हैं वो शार्प हैं, शार्प इंड्यूरेटेड हैं, ठीक है। वहाँ पे रोल्ड थी, यहाँ पे शार्प हैं, इंड्यूरेटेड है। सर्जरी आपकी आ जाती है, ट्रीटमेंट सर्जरी कर दोगे, और मैंने आपको बताया कि सर्जरी में क्या करना होता है, अपने साथ वाला जो नॉर्मल टिश्यू होता है उसका भी थोड़ा सा पार्ट रिमूव करना होता है। इसके अलावा यहाँ पे भी आप रेडिएशन थेरेपी कर सकते हैं। इसके अलावा एक्सेंटरेशन कर सकते हैं। वो उन केसेस में करते हैं जब कैंसर बहुत ज़्यादा फैल गया हो, अब जो है ना पूरा आईबॉल इन्वॉल्व हो गया कैंसर में, तो फिर हम पूरे आईबॉल को रिमूव कर देते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर आईलेट्स।
थैंक यू सो मच।